Assalamu alaikum students. This is my fifth lecture on the same book, Poetics, The Art of Poetry by Aristotle. And in this lecture, I am going to discuss magnitude, the length of tragedy. Students, this is the context. हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ट्रेजेडी की डेफिनेशन को और इस स्लाइड पे मैंने दोबारा से डेफिनेशन इसलिए लिखी है जस्ट टू क्लियर यू अबाउट द मैग्नीट्यूड कि ट्रेजेडी में मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी कहाँ इम्पोर्टेंस होती है. फाइन. सो लेट्स सी. ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस. ये प्लॉट है. प्लॉट के ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर हो चुका है. हैज मैग्नीट्यूड एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ. दिस इज द लेंथ. इसमें हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे और कंप्लीटनेस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. हम किस तरह से एक चीज़, एक स्टोरी को, एक प्लॉट को कंप्लीट कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए. फिक्स्ड है ना. जैसे हमने लिखा था एपिक पोइट्री का जब कंपैरिजन किया था तो पोइट्री में जो ट्रेजेडी है उसका वो ट्रेजिक पार्ट जो है उसकी कोई लेंथ नहीं है, बट ट्रेजेडी की लेंथ जो है वो फिक्स्ड है. तो इसलिए मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और कंप्लीटनेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्या है तो हम ये देखेंगे. और नेक्स्ट जो हमारे अभी कंप्लीट लेक्चर्स होंगे वो डिक्शन के ऊपर होंगे. दैट इन लैंग्वेज विद प्लेजरेबल एसेसरीज, जो डिक्शन है, एंड ईच काइंड ब्रॉट इन सेपरेटली इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्क्स, दैट इज मेलोडी in a dramatic, not in a narrative form. This is the character, and with incidents arousing pity and fear. This is the thought, wherewith to accomplish its catharsis of such emotion. This is spectacle. So one by one हम इन तमाम topics को cover करेंगे, but in this lecture I am just going to discuss the one topic, that is magnitude. Okay, this topic magnitude is discussed on page number 20, chapter number 7. In the definition of tragedy, the action represented in tragedy must have magnitude, the proper length of a tragic play. Chapter number 7 में the element of magnitude is discussed. ठीक है. If you want to consult the text, then you can find these lines on page number 20 of chapter number 7. मैग्नीट्यूड को अरिस्टोटल इस तरह से डिफाइन करता है कि द एक्शन रिप्रेजेंटेड इन ट्रेजेडी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड. वो एक्शन जो ट्रेजेडी में प्रेजेंट किया गया है उसका एक फिक्स लेंथ होना चाहिए, द प्रॉपर लेंथ ऑफ द ट्रेजिक प्ले. फिक्स लेंथ से मुराद ये है कि अगर उसकी प्रॉपर लेंथ एक फिक्स लेंथ नहीं होती और आप उस एक्शन को बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं तो वो एक्शन अपनी चार्म, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अट्रैक्शन खो देगा. ऑडियंस को उसकी क्यूरोसिटी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. वो थ्रिल नहीं रहेगा, उस ट्रेजेडी का थ्रिल नहीं रहेगा. अगर एक एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है और उसके ऊपर जो ऑडियंस है वो बोर होना शुरू हो गया है तो वो ट्रेजेडी का जो क्रक्स है, जो उसका मज़ा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा. इसलिए प्रॉपर लेंथ के ऊपर अरिस्टोटल ने बहुत फोकस किया है. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन, इट मस्ट बी अ whole story, not a collection of incidents. अब wholeness क्या है? whole means कि आपके तमाम एक्शन जो हैं वो उस स्टोरी में इस तरह से बहुत अच्छे से मर्ज हुए हों कि वो एक्शन ऐसे लगे कि एक एक्शन दूसरे से इंटरलिंक्ड है. ठीक है. और कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स की मिसाल उसने इस तरह से दिया है कि आपने बहुत ज़्यादा जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत एक्शन आपने कलेक्ट करके एक स्टोरी बना दी है, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, आप उसको सीक्वेंस नहीं कर सके, तो वो ट्रेजेडी का जो मज़ा है वो नहीं रहेगा. ट्रेजेडी का जो उसमें एक चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा.
वो इस तरह से लगेगा कि हर एक्शन में एक डिफरेंट बात है और पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉम्प्रिहेंशन तभी आएगी जब आप उसकी लेंथ पे फोकस करेंगे, उसकी प्रॉपर लेंथ होगी और वो एक होल स्टोरी रिप्रेजेंट करेगी। होलनेस क्या है? दैट द नेक्स्ट लाइन, see the next line, that beauty consists in a proper relation between the whole and its part. अब wholeness क्या है कि वो तमाम parts, वो तमाम actions जो ट्रेजेडी में है वो एक कंप्लीट स्टोरी को रिप्रेजेंट करें। होल मीन्स के पूरा जो कंप्लीट स्टोरी है, जो प्लॉट है, वो तमाम पार्ट्स मिलके वो एक प्लॉट को रिप्रेजेंट करें कि ये पार्ट इस ही प्लॉट का हिस्सा है। इस तरह से ना हो कि अ कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स हो और जो होलनेस है स्टोरी की वो स्कैटर्ड हो, वो बिखरी हुई हो। ठीक है, तो होलनेस मीन्स कि वो इंटरलिंक्ड हो और वो ग्रिप्ड में हो, तमाम सेंटेंस और सीक्वेंस में हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, तभी उसकी ब्यूटी इन्हेंस होगी। ब्यूटी कंसिस्ट इन द प्रॉपर रिलेशन, तभी वो ब्यूटी मीन्स कि उस ट्रेजेडी में तभी स्ट्रेंथ आएगी, वो तभी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ब्यूटी इज अ मैटर ऑफ साइज एंड ऑर्डर। ब्यूटी जो है वो उस साइज, जो आपके एक्शन का साइज है, और ऑर्डर मीन्स द सीक्वेंस, द ऑर्गेनाइजेशन। साइज उसका इतनी लेंथ होनी चाहिए जिसमें ऑडियंस जो है वो समझ सके, और ऑर्डर सीक्वेंस मीन्स कि आपका एक एक्शन दूसरे को इंटरलिंक्ड हो और दूसरे वाले एक्शन से आप पहले एक्शंस को क्लियरली समझ चुके होंगे, तभी आप दूसरा एक्शन समझ सकेंगे ना। तो ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, उसका साइज बहुत ज़रूरी है, तभी उस ट्रेजेडी में ब्यूटी आएगी। क्लियर? नाउ इट प्रोवाइडेड that a play is thus well proportioned and can be readily comprehended as a whole, then the bigger the better। वही कह रहे हैं कि उससे कि जितना ज़्यादा लंबा हो वो बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो वेल प्रोपोर्शनड है, मीन्स वेल प्रोपोर्शनड अगेन दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ साइज एंड ऑर्डर, कि आपका हर एक्शन एक प्रॉपर लेंथ का हो। अगर एक एक्शन आपका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे और दूसरा शॉर्ट करेंगे तो वो ब्यूटी नहीं रहेगी, साइज एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। वेल प्रोपोर्शन मीन आपके इक्वली मैग्नीट्यूड के आपके एक्शंस हों और उनका सीक्वेंस हो। तो वेल प्रोपोर्शनड इज अगेन अ मैटर ऑफ ब्यूटी इन ट्रेजेडी। So see the last line. In any case, it must be long enough to allow room for the sequence of events by which the hero falls from happiness into misfortune. अब इसमें जो प्लॉट है उसको रिप्रेजेंट करना है कि हीरो की जो लाइफ है, जो ट्रेजिक लाइफ है, फ्रॉम हैप्पीनेस इनटू मिसफॉर्च्यून, तो वो सीक्वेंस, वो ऑर्डर, वो तभी इतना लॉन्ग होगा। इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू अलाउ रूम, मीन्स कि उतनी उसकी लेंथ होगी कि आप इजीली उसको कॉम्प्रिहेंड करें, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करें, उस सीक्वेंस को जो कि हीरो की लाइफ या उस ट्रेजेडी के प्लॉट की तरफ है, कि किस तरह से वो एक हैप्पीनेस टू मिजरी, हैप्पीनेस टू मिसफॉर्चून उसकी लाइफ रही है, उसकी ट्रेजिक लाइफ रही है। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी होगी और वो प्लॉट तभी कंप्लीट होगा व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल सीक्वेंस ऑफ दैट ट्रेजिक प्लॉट। This slide comprises more detail about the previous one. जो first 3 lines हैं, that these lines are the same as in previous slide. मैं सिर्फ इस स्लाइड में आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस दीज 3 लाइन्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको इसके बारे में मज़ीद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। In the definition of tragedy, the action represented in tragedy must have magnitude, the proper length of a tragic play. अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की जो लेंथ है उसको बहुत फोकस किया है, क्योंकि जो एक्शन होते हैं ट्रेजेडी में, वो एक्शन उसकी लेंथ
को डिटर्मिन करते हैं। इसलिए वो एक्शन जो है अगर ट्रेजेडी में अपनी अट्रैक्शन ख़त्म कर दें और वो बहुत उसको ड्रैग कर दिया जाए, प्रोलॉन्ग कर दिया जाए उस एक्शन को, तो वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अट्रैक्शन खो देगा। इसलिए अरिस्टोटल ने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए। प्रॉपर लेंथ मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ सके, आप उसको समझ सके। उसकी लेंथ इतनी शॉर्ट ना हो कि आपको समझ ना आए, इतनी लॉन्ग ना हो कि आप उससे बोर हो जाए। इसलिए प्रॉपर लेंथ का वर्ड यूज किया है। इट मस्ट बी अ होल स्टोरी, नॉट अ कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स। होल स्टोरी, होलनेस को हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि उस होल के जो जितने भी पार्ट हैं, होल प्लॉट के, होल स्टोरी के जितने पार्ट्स हैं, जितने एक्शंस हैं, जितने इंसिडेंट्स हैं, वो सब इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हों कि वो उस होल प्लॉट को कंप्लीट करें, वो उस होलनेस को कंप्लीट करें, ना कि वो एक कलेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स हो कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो और आपने ढेर सारे इंसिडेंट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं लेकिन वो उस होल स्टोरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है उसमें। इसलिए अरिस्टोटल ने साइज एंड ऑर्डर को फोकस किया है और कहा है कि साइज और ऑर्डर से ही ट्रेजेडी में ब्यूटी लाई जा सकती है। क्लियर? इसका एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही थी, दैट इफ दैट होल इज टू बी ब्यूटिफुल इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू अलाउ अस टू अप्रिशिएट द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट। कि अगर उसकी ब्यूटी जो हमने साइज एंड ऑर्डर की थी वो अगर इतनी है, लॉन्ग इनफ, इतनी लॉन्ग है, इतनी प्रॉपर है कि हम उसकी ब्यूटी को, उसके ऑर्डरली अरेंजमेंट को, उसके साइज को, उसके सीक्वेंस को तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर वो साइज एंड ऑर्डर इज नॉट वेल प्रोपोर्शनड, उसका प्रोपोर्शन जो है वो बहुत अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, तो फिर उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। On the other hand, it must not, like some Chinese plays, be so long that the beginning is forgotten before the end is reached. यहाँ पे अरिस्टोटल is giving example of the Chinese plays कि चाइनीज प्लेज इतने लॉन्ग होते हैं, इतने वो ड्रैग करते हैं, इतने प्रोलॉन्ग उसकी स्टोरी करते जाते हैं कि आप उसका स्टार्ट ही भूल जाते हैं कि ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। जब तक आप एंड तक पहुंचे, यू फॉरगॉट द बिगनिंग, द स्टार्ट ऑफ दैट प्ले। तो यहाँ पे ट्रेजेडी को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चाइनीज प्लेस के साथ एग्जाम्पल करके कह रहा है कि ट्रेजेडी को इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि आपका वो एक्शन, आपके जो इंसिडेंट्स, आपकी बिगनिंग, सब कुछ ऑडियंस भूल चुकी हो जब तक उसका एंड आए। So a story or a plot must be some length but of a length to be taken in by the memory। तो वो आपकी मेमोरी में आ सके, उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ना कि इतनी लंबी हो चाइनीज प्लेस की तरह, और ना इतनी शॉर्ट हो कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही ना कर सकें। Magnitude. Magnitude is discussed on the page number 21 of chapter number 7. Tragedy is the imitation of an action that is whole and complete in itself and of some magnitude. अब ट्रेजेडी की डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड का जो वर्ड है उसको अरिस्टोटल किस तरह से डिफाइन करता है, दैट ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये हम प्लॉट के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट इज होल एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब होल क्या है और कंप्लीटनेस क्या है, ये मैग्नीट्यूड को किस तरह से डिफाइन करता है वर्ड। मैग्नीट्यूड को होल और कंप्लीट डिफाइन करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ है। तो वो लेंथ कैसे हो कि वो होल की डेफिनेशन पे भी आए और कंप्लीटनेस की डेफिनेशन पे भी पूरी उतरे। नाउ द होल इज दैट विच हैज बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। अब अरिस्टोटल कह रहा है कि होल जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जिसका प्रॉपर एक बिगनिंग हो, मिडिल हो और एंड हो, वो होल को डिफाइन करती है। अब बिगनिंग क्या है, मिडिल क्या है और एंड क्या है, इसको किस तरह से अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है। अब बिगनिंग इज दैट विच इज नॉट इटसेल्फ नेसेसरली आफ्टर एनीथिंग एल्स।
यानी बिगनिंग वो चीज है जो किसी को फॉलो नहीं करी, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं है, वो किसी को फॉलो नहीं करी, एंड विच हैज नेचुरली समथिंग एल्स आफ्टर इट, लेकिन कोई चीज इसको फॉलो कर रही है। बड़ी सिंपल एंड लॉजिकल डेफिनेशन है ना इसकी। बिगनिंग से पहले कुछ नहीं होता, तो बिगनिंग किसी को फॉलो नहीं करी, लेकिन बिगनिंग को फॉलो कर रहा है। बिगनिंग को क्या फॉलो कर रहा है? मिडल। सो अ मिडल दैट विच इज by nature after one thing and has another after it। अब मिडिल किसी को फॉलो भी कर रहा है और मिडिल को भी कोई फॉलो कर रहा है, मिडिल में है ना, तो मिडिल से पहले भी कुछ है और मिडिल के बाद भी कुछ है, बट बिगनिंग से पहले कुछ नहीं है और बिगनिंग के बाद में कुछ है जिसको जो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। और एंड क्या है? द एंड, एन एंड इज दैट विच इज नेचुरली आफ्टर समथिंग इटसेल्फ। नेचुरली मीन्स के लॉजिकली, नेचुरली एंड जो है वो मिडिल को फॉलो कर रहा है, either as its necessary or usual consequent and with nothing after else after it। के बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और के जो एंड है वो मिडिल को फॉलो करे, बट एंड को कोई फॉलो नहीं करता। एंड फॉलो कर रहा है मिडिल को, बट एंड को कोई फॉलो नहीं करता। नथिंग आफ्टर एल्स आफ्टर इट, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए ये एक सिंपल और लॉजिकल डेफिनेशन है बिगनिंग, मिडिल एंड एंड की। और जब आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज होल, देन यू कैन से दैट होल इज दैट विच हैज बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। अब बिगनिंग, मिडिल एंड एंड की जो डेफिनेशन है ये भी आपको याद करनी है। Now this is chapter number 8 and 9 on page number 23. You will find these lines easily in the text of Poetics, the Art of Poetry. अरिस्टोटल ने मैग्नीट्यूड में एक और टर्म यूज किया है, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सो दीज चैप्टर्स इलेबोरेट द वर्ड्स कंप्लीट इन इटसेल्फ इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। इससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड में एक वर्ड होल। होल को हमने डिफाइन किया था विद प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। Aristotle says that the plot or the story must have unity of form. It must be a single whole. Magnitude की बात कर रहा है। Magnitude means the length of story, the length of the plot. अब लेंथ में होल को हमने डिस्कस किया, बट नाउ द कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ में वो यूनिटी ऑफ फॉर्म की बात कर रहा है। यूनिटी ऑफ फॉर्म, यूनिटी ऑफ फॉर्म से उसकी मुराद है द यूनिटी ऑफ प्लॉट मीन्स द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये यूनिटी ऑफ फॉर्म है, द यूनिटी ऑफ फॉर्मेशन, यू कैन से दैट, ठीक है। अब ये यूनिटी ऑफ फॉर्मेशन, इट मस्ट बी अ सिंगल होल, एक सिंगल इंसिडेंस पे ये डिपेंड करेगा, सिंगल लाइफ ऑफ द हीरो, ठीक है। उसमें एक स्टोरी, एक प्लॉट है और वो एक सिंगल होल है। सिंगल मीन्स उसमें एक स्टोरी है, एक कैरेक्टर है, एक ट्रेजेडी है विद प्रॉपर बिगिनिंग एंड मिडल, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। और ये एक यूनिटी ऑफ फॉर्मेशन के साथ होगी, द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। So the unity of form is attained by making the content of the story universal। जब आपके प्लॉट में, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जब प्लॉट में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है, तो ये उस ट्रेजेडी को, ये उस प्लॉट को यूनिवर्सल बना देगी, ठीक है। उसको, उसमें यूनिवर्सैलिटी की वजह यही यूनिटी ऑफ फॉर्म होगा। अब यूनिटी ऑफ प्लॉट इज डिपेंड ऑन द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। अब यूनिटी ऑफ टाइम क्या है? नॉट वन एक्शन बट सीरीज ऑफ एक्शन, कि उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक एक्शन जो है वो काफ़ी नहीं है, बट अ सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शन ही लेके हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे आएंगे जहां पे यूनिटी ऑफ प्लेस एंड एक्शन भी होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ एक्शन, दैट इज वन जाइजेंटिक एक्शन दैट चेंजेस हिज लाइफ। वन huge action, gigantic action that changes the life
वो एक ट्विस्ट स्टोरी में जो उस एक्शन पे बेस करेगा, उस जाइगेंटिक एक्शन पे बेस करेगा, वो चेंज करेगा पूरे प्लॉट को, चेंज इन इन द लाइफ ऑफ द हीरो, और एक ट्विस्ट क्रिएट करेगा जिससे स्टोरी जो है वो इरिवर्सिबल होगी, वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और क्लाइमेक्स की तरफ जाएगी. एंड द यूनिटी, द लास्ट यूनिटी, दैट इज द प्लेस व्हेन ऑल द इंसिडेंट्स आर लोकेटेड क्लोजली. कि एक्शन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं, बट एक ऐसा एक्शन जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है, तो उस एक्शन को वो एक यूनिटी क्रिएट करेगा उस टाइम की, प्लेस की एंड एक्शन की, और उनको इंटरलिंक्ड करेगा, उनको क्लोजली रिलेट करेगा, जिसकी वजह से वो प्लॉट जो है उस एक एक्शन में, ये तीनों यूनिटी की वजह से वो एक ट्रेजेडी डेवलप होगी, एक ट्रेजेडी बन जाएगी. ठीक है. तो प्लॉट में द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन पे जो एक्शन बेस करेगा, जो इंसिडेंट्स बेस करेगा, वही उस ट्रेजेडी का करक्स होगा, वही टर्निंग पॉइंट होगा, वही ट्विस्ट होगा. प्रीवियस स्लाइड को ही यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन किया गया विद सम मोर लाइंस ऑन पेज नंबर 25 ऑफ चैप्टर नंबर 18. दिस इज द थर्ड लाइन ऑन पेज नंबर 25. इसमें भी मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया है. ये लाइंस इंपॉर्टेंट थी, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज लाइंस ऑन दिस स्लाइड. An imitation of action must represent one action, one complete whole, with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole. अगेन उन्हीं बातों को फोकस कर रहा है यहाँ पे अरिस्टोटल के. जब हम वन एक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक्शन, ये वन एक्शन वो ट्रेजेडी का एक्शन है जिसमें यूनिटी ऑफ फॉर्म है, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है. इट represent अ कंप्लीट होल. कंप्लीट मीन्स कि विद प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड. कंप्लीट होल है विद इट्स सेवरल इंसिडेंट्स सो क्लोजली कनेक्टेड, कि बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्शंस इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, सीक्वेंस के साथ ऑर्डरली कनेक्टेड हैं, दैट द ट्रांसपोजल और विदड्रॉ ऑफ एनी वन ऑफ देम विल डिसजॉइन और डिसलोकेट द होल. कि उनमें से अगर कोई एक एक्शन, कोई एक इंसिडेंट्स भी हम विदड्रॉ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं ट्रेजेडी से, तो ये पूरा जो कंप्लीट होल है वो इससे डिसजॉइन हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, उसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा. इस वजह से जो जो इसमें जो तमाम इंसिडेंट्स हैं जो क्लोजली कनेक्टेड हैं, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि अगर एक भी मिस हो गया तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो उससे ख़राब हो जाएगी. इसीलिए हर एक एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट कंप्लीट होल, इन दैट कंप्लीट होल ऑफ ट्रेजेडी, कंप्लीट होल ऑफ प्लॉट. नाउ आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. Again, here I have mentioned the unity of plot, the unity of form, that is the unity of time, unity of place, and unity of action. So you have to memorize all these lines. Now this is an important part of the plot, but इन लाइंस को मैंने प्लॉट में इंक्लूड नहीं किया, इन लाइंस को मैंने मैग्नीट्यूड में इंक्लूड किया है, क्योंकि प्लॉट की हम ऑलरेडी टू टाइप्स पढ़ चुके थे, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट. फिर कॉम्प्लेक्स प्लॉट की इतनी टाइप्स पढ़ी थी, तो इसके लिए फिर अगर हम इस चीज़ को भी उसमें इंक्लूड कर देते, इन टर्म्स को भी, तो वो थोड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता. इसलिए ये मैग्नीट्यूड से भी इसका लिंक था, इसलिए मैंने इसको मैग्नीट्यूड के पार्ट में हमने डिस्कस किया. मैग्नीट्यूड भी तो हम प्लॉट का ही डिस्कशन कर रहे हैं ना, कि प्लॉट की कितनी लेंथ होनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें टू मोर टर्म्स अरिस्टोटल ने डिस्कस किए हैं, दैट एवरी ट्रेजेडी इज इन पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इन पार्ट ऑफ डिन्यूमा.
डिन्यूमा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस एंड डिन्यूमा, द इंसिडेंट्स बिफोर द ओपनिंग सीन। अब इसमें दो न्यू टर्म्स हैं, कॉम्प्लिकेशन एंड डिन्यूमा। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, और इसको प्लॉट के ही पार्ट्स कहा गया है, बट मैग्नीट्यूड क्योंकि लेंथ था तो इसलिए मैंने इसमें इन दो टर्म्स को इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। कॉम्प्लिकेशन, द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन, द सेकेंड वन इज डिन्यूमा। लेट्स सी द टेक्सचुअल लाइन्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The incidents before the opening scene, and often certain also of those within the play, forming the complication, I mean all from the beginning of the story to the point just before the change in the hero's fortune by denouement, all from the beginning of the change to the end. अब इसमें आप देखें कि उस मैग्नीट्यूड को, प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लिकेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज डिन्यूमा। कॉम्प्लिकेशन क्या है? द फर्स्ट पार्ट वो इंसिडेंट्स जो ओपनिंग सीन से हैं, स्टार्ट हो रहे हैं टिल द ट्विस्ट ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है, स्टार्ट से लेके उस टर्निंग पॉइंट तक जो लेंथ है, जो प्लॉट की स्टोरी है, जो प्लॉट है ट्रेजेडी का, वो कॉम्प्लिकेशंस कहलाता है। बट आफ्टर द टर्निंग पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट है जब ट्रेजेडी का यूनिटी ऑफ फॉर्म, एक्शंस एंड प्लेस का जहाँ पे आती है और टर्न होता है, ट्रेजेडी का ट्विस्ट जहाँ पे क्रिएट होता है, उसके बाद का जो पार्ट है दैट इज डिन्यूमा। देखें, डिन्यूमा ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चेंज टू द एंड। बिगिनिंग ऑफ द चेंज मतलब वहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, जो चेंजिंग पॉइंट है प्लॉट का, वहाँ से लेके एंड तक डिन्यूमा है, और स्टार्ट से लेके उस टर्निंग पॉइंट तक कॉम्प्लिकेशंस है। इसको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ आई explain complication and denouement with more lines, more explaining lines from poetics. अरिस्टोटल ने किस तरह से डिफाइन किया है कॉम्प्लिकेशंस एंड डिन्यूमा को? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव इंक्लूडेड सम मोर लाइन्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लॉट, कॉम्प्लिकेशन एंड डिन्यूमा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि टू पार्ट्स हैं, हम उस लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड है प्लॉट का हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लॉट का ही पार्ट हुआ ना, कॉम्प्लिकेशन एंड डिन्यूमा। So the complication begins with an inciting incident, a trigger that puts a chain of events in motion. Complication begins with the inciting incidents. कॉम्प्लिकेशन स्टोरी का स्टार्ट है, बिगिनिंग है, जहाँ से ट्रिगर किए जाते हैं कुछ इवेंट्स, कोई स्टोरी पुट की जाती है, कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप स्टोरी को जानते हैं कि अच्छा इसकी ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर है, वो सब जो फर्स्ट पार्ट है टिल द इशू, उसमें कोई ना कोई इशू प्रेजेंट किया जाता है कि इसमें ये इशू है। जैसे इडिपस का हमें स्टार्ट जब होता है तो उसमें हमें पता चलता है अच्छा प्लेग का इशू लेके आए हैं इडिपस के पास के हमारे कंट्री में जो प्लेग है अब इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, तो वो एक इशू था ना स्टार्ट में, उसके ऊपर डिस्कशन थी, वो ट्रिगर किया है उस प्लॉट में एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स इन मोशन। तो आपको पता चलता है अच्छा इस स्टोरी में ये इसका थीम है, ये इसका इशू है, इसके ऊपर बात होनी है। तो वो जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो स्टार्ट में डिस्कस होता है, वो नई चीज़ जिसके ऊपर वो स्टोरी बेस करती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्लियर? Now the second thing, at some point the chain reaches a climax where the hero's fortune must irreversibly turn from good to bad or bad to good. अब good to bad means tragedy and bad to good a comedy. ठीक है, वो क्लाइमेक्स जब वो टर्निंग पॉइंट पे पहुंचेगी, वो स्टोरी जहाँ पे टर्न होगा, ट्विस्ट होगा, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन होगा, और आप वो एक स्टोरी ट्विस्ट करेगी इरिवर्सिबली, जिसको वापस रिवर्स ना किया जा सके। ठीक है, जो फॉर्च्यून होगी गुड टू बैड और बैड टू गुड, उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा ट्विस्ट आएगा। जैसे इडिपस
को अपनी रियलिटी, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता चली थी, उसको अपनी बर्थ का पता चला था, उसको अपने रियल पेरेंट्स का पता चला था। तो ये एक इरिवर्सिबल आइडेंटिटी है ना, इसको हम रिवर्स करके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। जो उसको रियलिटी पता चली उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो वो टर्निंग पॉइंट था और ये डिन्यूमा ही होगा। ठीक है। So the denouement is simply the end of this transformation that begins at the climax. The second part है जो climax की तरफ जो एक turning point से start होके end तक जाता है वो denouement है। तो इसको मैंने simple words में लिखा है beginning till change। फर्स्ट एक्ट से लेके टिल द चेंज, जो चेंज होगा, जो टर्निंग पॉइंट होगा उस तक कॉम्प्लिकेशन है। एंड द बिगिनिंग ऑफ चेंज टिल द एंड, कि उस चेंज से लेकर एंड तक डिन्यूमा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर to you all. Students, this is it for now, and in this lecture I have tried to complete the remaining part of plot. As you know that plot is considered the life and soul of tragedy, तो plot को मैंने इसलिए दो lectures पे divide किया और उसके magnitude को अलग से discuss किया है, and plot को मैंने अलग से discuss किया, उसकी types को और उसकी types के आगे जो details थी उसको। तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड जो टर्म्स थी, जैसे होल है, कंप्लीट इन इटसेल्फ है, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन है, तो मैंने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। एंड आई होप दैट नाउ यू आर क्लियर with this element, the first element of tragedy, that is plot. And inshallah in the next lecture I am going to discuss the next element of tragedy. Okay, Allah Hafiz.